एवरीवन, दिस इज शिल्पा गरवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले उत्तर वैदिक काल की एक क्लास हो चुकी है, तो ये पार्ट 2 है उत्तर वैदिक काल का। तो मैंने शुरुआत में आपको सभी जो उत्तर वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी वो बता दी। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ही उत्तर वैदिक काल ही है, लेकिन अब जो है वो आर्यों का जो सामाजिक स्थिति कैसी थी वो देखो। अब सामाजिक व्यवस्था है वो आर्यों की कैसी थी। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल हमने पढ़ा, तो उसमें जो कार्य थे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, उनका जो जीवन था आर्यों का, अब उससे थोड़ा क्या बहुत कुछ विपरीत हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। तभी तो इसको उत्तर वैदिक काल, एक नया काल बताया गया है। तो देखो, पहले राजा का कार्य क्या था। मैं राजा की बात करूं तो पहले जो राजा था वो जो कबीलाई समाज था उनकी रक्षा करता था, और जो उनके द्वारा लूटा गया माल था तो राजा है वो उनमें विभाजित कर देता था। राजा का कार्य था कि वो गायों की रक्षा करेगा, इसीलिए उसको राजा को गोपति भी कहा जाता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में है वो थोड़ी व्यवस्थाएं बदल गई है। यहाँ पर राजा का कार्य है वो अब वो गोपति नहीं रहा, मतलब गायों की रक्षा करने वाला नहीं रहा। यहाँ पर भूपति हो गया है, यानी कि भूमि का है वो स्वामी हो गया है, और जो युद्ध के द्वारा है वो अपना जो क्षेत्र राज्य का है वो विस्तार करेगा। यहाँ पे युद्ध की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। और अब है वो कबीलाई समाज नहीं रहा, यहाँ पर कबीलाई समाज में क्या आ गया है, बंटवारा आ गया है, विभाजन हो गया है। पहले लोग है वो एक ही गोत्र के लोग बहुत सारे एक कबीले में रहते थे, एक ही जैसे परिवार के लोग हैं, जैसे माता पिता, उनके फिर माता पिता, उनके बेटे बेटी, फिर उनके माता बेटे बेटी, ऐसे करके मतलब एक जो समाज था वो एक ही गोत्र पर आधारित था। समाज तो एक ही गोत्र पर आधारित था, बहुत सारे लोग रहते थे, 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहते थे। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि जो लोग हैं वो एक या 2 पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा 2 पीढ़ी यहाँ पर रहेंगी। समाज में है वो विभाजन हो गया है धीरे धीरे। देखो, जो सारा ऋग्वैदिक काल का है, जो ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था उसके विपरीत अब चीजें यहाँ पर होने लगी है। तो मतलब कि यहाँ पे स्थिति है, आप देखोगे महिलाओं की स्थिति भी डाउन हो जाएगी धीरे धीरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर ब्राह्मण के अनुसार उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड आपको पता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व या BC। तो देखो, उत्तर ब्राह्मण के अनुसार देखो, सबसे पहले ब्राह्मण क्या होता है, मैंने बताया ये ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। राजा स्वयं को सम्राट नाम से संबोधित करता था। सम्राट, यहाँ पर राजा के भी अलग अलग नाम आपको वैदिक काल में देखने को मिलेंगे। तो जो उत्तर ब्राह्मण है ये ग्रंथ है, इसमें राजा है वो स्वयं को क्या बोलता है, सम्राट, की मैं सम्राट हूं, सम्राट। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये लिखा है विराट। अब विराट क्या होता है, जो उत्तर के राजा थे, उत्तर के राजा है वो स्वयं को क्या बताते थे, विराट नाम से संबोधित करते थे। और जो दक्षिण के राजा है वो अपने आप को भोज नाम से संबोधित करते थे। जो पश्चिम वाले हैं वो स्वराट बोलते थे, और जो पूर्व के हैं, सॉरी ये शायद पूर्व है, ये पूर्व है, ये है पश्चिम। तो पश्चिम के राजा अपने आप को सम्राट बताते थे। तो ये है मतलब दिशाओं के आधार पर जिधर भी जाओगे, उत्तर वाले राजा कहते थे कि हम वही विराट है, जो दक्षिण वाले बोलते हैं कि हम भोज है। अब जो पूर्व के थे वो स्वराट, और जो पश्चिम के थे वो सम्राट, मतलब कि राजा हैं वो अलग अलग क्षेत्र के राजा हैं वो अलग अलग अपने जो नाम से संबोधित करते थे खुद को। अब देखो, सभी क्षेत्रों को जीतने वाले राजा को, जो सभी क्षेत्रों को मतलब जीत लेता था, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है एक राट या सार्वभौम। एक राट या सार्वभौम।
जो मतलब बहुत सारे क्षेत्र को जीत लेता था, सारे क्षेत्रों को जीत लेता था, उसके लिए सार्वभौम या एकराट शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन इस प्रकार की किसी भी राजा का उल्लेख यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी राजा ने सारे जो क्षेत्र थे उनको नहीं जीता है, तो ऐसा कोई राजा नहीं था जिसका उल्लेख यहाँ पर हुआ है। लेकिन जो जीतता था, मतलब अगर कोई जीतता है तो उसके लिए ये शब्द आए हैं। अब देखो, राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाने वाले यज्ञ। अब देखो, राजा है वो पहले भूमि के लिए लड़ते नहीं थे, बिल्कुल युद्ध वगैरह की स्थिति नहीं थी। ऋग्वेद काल है वो शांत प्रिय था। पहले लोग यज्ञ कराते थे तो भाई अपने पशु के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इनके लिए यज्ञ कराते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वैसे वैसे जनसंख्या का भी विस्तार हुआ, तो इनको रहने के लिए जगह भी चाहिए थी। तो ये लोग फिर है वो साम्राज्य विस्तार के लिए यज्ञ भी कराने लगे। पहले आपने देखा होगा कि राजा महाराजा है वो मतलब युद्ध में जाने से पहले है वो बड़े ठाट बाट से युद्ध में के लिए तैयार होते थे और यज्ञ वगैरह की करवाते थे, रानियों की पूजा करती थी। अब देखो यहाँ पर पुरुष मेध यज्ञ, सबसे पहले देखो ये राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुरुष मेध यज्ञ, वाज पे यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये अलग अलग प्रकार के हम वो यज्ञ कराते थे, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इस प्रकार के हैं वो कुछ ही यज्ञ करवाते थे ये लोग, जो युद्ध में जाने से पहले अलग अलग यज्ञ हैं ये। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल के विपरीत, मैंने बताया ना कि वहां जो ऋग्वैदिक काल में स्थितियां थी अब उसकी डाउन हो जाएगी, मतलब विपरीत हो जाएंगी, बहुत सारे सब चेंजेस हो, हालात, जज्बात, इमोशन सब चेंज हो गए यहाँ पर भाई। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल के विपरीत राजा की सहायता के लिए, अब देखो पहले मैंने बताया था कि राजा का चुनाव किस प्रकार से होता था। तो राजा का जो चुनाव है वो एक सभा और समिति होती थी, वो करती थी, राजा का निर्वाचन करती थी। राजा का निर्वाचन सभा समिति द्वारा किया जाता था। व्यवस्थाएं हैं वो जो वर्ण के आधार पर, यानी कि रंग के आधार पर और कर्म के आधार पर बंटी हुई थी। वर्ण और कर्म के आधार पर बंटी हुई थी। जो जैसे कर्म करेगा उसके अनुसार उसे, जो अच्छे कार्य करेगा मतलब अच्छे कर्म करेगा उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कर्म की जगह अब ले लिया था जन्म ने, जो वंश ने है वो यहाँ पर अपना व्यवस्था है वो कायम कर ली थी। अब जन्म के आधार पर राजा चुने जाने लगे। अब देखो, यानी कि जो बड़े कुल में पैदा होगा, उच्च कुल में पैदा होगा, वही राजा बनेगा और बाकी तो उसके सब सेवक ही है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल के विपरीत राजा की सहायता के लिए रत्निन नामक एक नई अवधारणा का विकास हुआ। रत्निन, ये वर्ड याद रखना, रत्निन नाम की एक नई अवधारणा का विकास हुआ। पहले सभा समिति थी, उसकी सहायता के लिए वही राजा का निर्वाचन करती थी, वो उस पर कंट्रोल रखती थी कि राजा कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहा। जैसे आज के संदर्भ में देखो तो जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार है वो सत्ता में है, तो अगर बीजेपी वाले कुछ करते हैं तो उसके खिलाफ विपक्ष के नेता होते हैं। जैसे विपक्ष के नेता, राजस्थान के विपक्ष के नेता है प्रतिपक्ष और विपक्ष ये होते हैं ना, तो उनके मतलब कुछ भी गलत करते हैं तो वो सवाल पैदा कर देते हैं कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। उसी प्रकार है वो पहले जो सभा समिति थी वो राजा पर कंट्रोल रखती थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब राजा बना तो मतलब कि वंश के आधार पर बनने लगे राजा, तो राजा के सारी पावर राजा के हाथों में आ गई। राजा है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे उनके कार्य। तो देखो अब यहाँ पर वो राजा बने, तो इस काल में जो राजा बने उन्होंने जो पहले वाले जो सभा समिति थी उनको छुटकारा दे दिया कि तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो और अपने हैं जो इनके मतलब पक्ष में थे उन लोगों को उच्च पदों पर ये आसीन कर देते थे और ये उनकी सहायता करते थे। तो अब राजा की सहायता के लिए रत्निन नामक नई अवधारणा का विकास हुआ। मतलब कि एक
12 पदाधिकारियों का एक समूह होता था, बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे उनको, जैसे आज ये है वित्त मंत्री और जो ये शिक्षा मंत्री, अलग अलग प्रकार के वाणिज्य मंत्री, अलग अलग प्रकार के जो सरकार में होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के पद देते थे अपने नीचे वाले व्यक्तियों को, और वो उनकी सहायता करता है। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट, मतलब जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो डायरेक्ट सारे कार्य को करेगा, नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसकी जो नीचे व्यवस्थाएं हैं वो बंटी हुई है, सबके अलग अलग कार्य है। तो इसने क्या कहा राजा ने उत्तर वैदिक काल में कि जाओ सारे जो राजा थे पहले वाले, जो पहले वाली सभा समिति थी, उनको छुट्टी दे दी अब, और ये अपना आप में एक मतलब राजतंत्र वाला सिस्टम यहाँ पर हो गया। और जो इनको लगता था ये लोग विश्वास पात्र है, तो उनको अपने पसंदीदा लोगों को ये रख लेते थे अपने जो कार्यों की सहायता के लिए। तो रत्निन 12 पदाधिकारियों का समूह होता था जो प्रशासनिक कार्यों में सहायता करता था, जो कि राजा का प्रमुख होता था। मैंने कहा कि 12 पदाधिकारियों का एक संगठन होता था रत्निन। रत्निन नाम क्यों दिया गया इनको? क्योंकि ये जो कानों में अपने जो रत्न का आभूषण पहनते थे, कुंडल वगैरह पहनते होंगे, रत्न का आभूषण, इसीलिए इनको रत्निन कहा गया है। तो अब है वो सभा समिति नहीं रही है, राजा है वो खुद पावर में आ गया है। पहले कंट्रोल रखते थे, अब उस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। उसने अपने राज्य में अब सारे, इसको लगता है कि फालतू लोग हैं तो उनको निकाल दिया, और बस 12 पदाधिकारियों का एक समूह रहता था जो इनकी रक्षा, जो इनकी सहायता करता था कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में। अब देखो उत्तर वैदिक काल में युद्ध का महत्व बढ़ गया था। मैंने कहा कि उत्तर वैदिक काल में युद्ध का महत्व है वो बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया था भाई? रत्निन प्रमुख पदाधिकारी होता था, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो ऑब्वियसली अब उनको रहने के लिए भी चीजें चाहिए, तो क्षेत्र चाहिए, फिर उनको खाने पीने के लिए भी चाहिए कुछ। तो देखो महर्षि, महर्षि क्या होता है भाई? युद्ध का महत्व बढ़ गया था, मैंने ये बताया, युद्ध होने लगे थे इस टाइम। महर्षि, महिषी प्रमुख रानी होती थी। महिषी ये है वो राजा की प्रिय रानी होती थी, ऐसा बोल सकते हैं, प्रमुख रानी थी ये महिषी, इसको महिषी कहा जाता था। रथकार, जो राजा का रथ बनाने वाला होता था उसको रथकार कहा गया है। अक्षवाप, जुआ खेलते समय राजा को जिताने में मदद करता था ये अधिकारी। अक्षवाप, अक्षवाप था वो जुआ खेलते समय राजा को जिताने में मदद करता था। गोपी कर्तन, गोपी कर्तन वही राजा को शिकार में मदद करने वाला अधिकारी होता था, जो राजा को शिकार करने में मदद करता था, शिकार करते समय राजा की मदद करता था, गोपी कर्तन कहते थे। दूत, राजा का सारथी दूत। आप पालागल, राजा को हंसाने वाला पालागल, फिर यहीं से शायद पागल शब्द निकल के आया होगा। पालागल, पालागल जो राजा को हंसाने का कार्य करता था, मनोरंजन का कार्य करता था। जैसे आज के टाइम में जो कपिल शर्मा कॉमेडियन शो है, जैसे वो हमें हंसाने का कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के शो आते होंगे कॉमेडी के, उसी प्रकार पहले पालागल था जो राजा को हंसाने का कार्य करता था। अब देखो कर व्यवस्था, अब यहाँ पर वही जनता पर कर है वो लागू हो गए, कर लेने लगे थे। अब पहले है वो पशुओं का महत्व था, पशुपालन का महत्व ज्यादा था। कृषि भी होती थी लेकिन कृषि द्वितीय स्थान पर थी, यहाँ पर है वो पशुपालन की बजाय अब है वो कृषि ने अपना है वो डेरा जमा लिया है। देखो क्षेत्र विस्तार हो रहा है, अब लोग दक्षिण की तरफ आने लगी है, पूर्व और दक्षिण के लोगों को जानकारी होने लगी है। तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर खेती भी होने लगेगी और खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो यहाँ पर कृषि का महत्व बढ़ गया है। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में देखो कृषि का महत्व है वो बढ़ गया है, ये बातें आप ध्यान करते चलना। कर व्यवस्था देखो, पूर्व वैदिक काल में कर को बलि के नाम से जाना जाता था तथा ये स्वेच्छा पर आधारित था। पहले है वो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में कर को बलि के नाम से जाना जाता था। बलि, ये आज वाली बलि नहीं, वो बकरे की बलि दी जाती है, इंसानों की बलि दी जाती है, वो बलि नहीं। पहले है वो कर को बलि के नाम से जाना जाता था और ये स्वेच्छा पर आधारित होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते ही यह वो भाग या शुल्क के नाम से जाने लगा। देखो उत्तर वैदिक काल में इसको भाग या शुल्क के नाम से
जाना जाता था, यह अनिवार्य हो गया, मतलब कि ये कंपलसरी हो गया। उत्तर वैदिक काल में इसको भाग या फिर शुल्क के नाम से जाना जाता था और यह अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया कि आपको देना ही पड़ेगा। पहले स्वेच्छा पर आधारित था कि कोई ज्यादा अमीर है वो दे दो, जो गरीब है बेचारे रहने दो, सब स्वेच्छा पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य हो गया कि देना ही पड़ेगा। राजा को कुल उपज का एक निश्चित भाग नियमित रूप से देना पड़ता था। कुल उपज का एक नियमित भाग होता था। कुल उपज, जितनी भी उपज होती थी उसका एक नियमित भाग है वो उसको राजा को देना ही पड़ता था। मान लो कोई टाइम में अकाल पड़ गया, लेकिन राजा को तो देना ही पड़ेगा कि खाने के लिए ना बचे, बस राजा को देना पड़ेगा। राजा ये बोल दिया कि हाँ देना है तो देना ही है बस खाने के लिए, उसके बाद में उस किसान के पास बचे या ना बचे। तो ये बात तो अच्छी नहीं है भाई। देखो यहाँ पे स्थितियां खराब हो रही है। यह पशुधन एवं अनाज के रूप में अदा करना पड़ता था, या फिर धन अनाज, जो यह पशुधन एवं अनाज के रूप में अदा करना पड़ता था, मतलब कि पशुओं को दो या फिर अनाज के रूप में अदा करना पड़ता था, जो भाग या शुल्क था, कर व्यवस्था। कर कैसे देते थे, या अनाज दो या फिर अपने पशुओं को बेच दो, पशुओं को दे दो इनको। अरे वो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सोशलाइजेशन इनका कैसा था। तो संयुक्त परिवार की प्रथा है यहाँ पर भी प्रचलित थी, किंतु पूर्व वैदिक काल में मैंने पहले ही बता दिया, आपको समझा दिया था कि संयुक्त परिवार की प्रथा तो यहाँ पर भी थी। और परिवार का जो मुखिया था वो पिता था, यानी कि समाज है वो पितृसत्तात्मक था। पहले भी परिवार है वो, मतलब परिवार का मुखिया पिता होता था, पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन देखो धीरे धीरे विभाजन हो रहा है। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, किंतु पूर्व वैदिक काल में जहां 4-4 पीढ़ी के लोग हैं वो आपस में एक साथ रहते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में 2 या 3 पीढ़ी के लोग ही अब साथ रहने लगे थे। मतलब पहले जैसे हम रहते हैं, हमारे दादा दादी तो रहते हैं, अब मेरे ननियाल पक्ष वाले और आ जाए, फिर उनके पक्ष वाले आ जाए, फिर जैसे हमारे भाभी है तो उनके मतलब परिवार के और आ जाए, तो ऐसे ऐसे लोग रहते थे पहले वैदिक काल में। लेकिन धीरे धीरे है वो चेंज हो गए, अब है वो धीरे धीरे समाज बंटने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे होंगे। तो धीरे धीरे ऐसे आज के संदर्भ में देखो कैसे हो रही है सिचुएशन, वही आएंगे। देखो पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक एक साथ रहते थे। जो पहले वाला काल था वहां पर पिता पक्ष और माता के जो पक्ष के मैंने बताया, पिता और माता पक्ष के दोनों जो पीढ़ियां थी वो साथ साथ रहते थे, एवं उत्तर वैदिक काल में दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि पूर्व वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित था। मैंने यही बताया आपको पहले कि जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, दोनों कॉमन है, मतलब सेम है। परिवार में ज्येष्ठ पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था, ज्येष्ठ पुत्र है वो अधिक महत्व दिया जाता था। जो बड़ा बेटा था उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था, वही आगे चलकर मतलब कि राजा बनता था। वंश के आधार पर है वो व्यवस्थाएं यहाँ पर होने लगी। अगर बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, फिर उसका बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, ऐसे ऐसे करके। फिर अब मान लो 2 बार एक पीढ़ी के 2-3 बेटे हैं वो बन गए, फिर वो भी चाहेंगे उसकी पीढ़ी के और बच्चे भी चाहेंगे, मतलब राजा चाहेंगे कि हम भी राजा बने, क्यों हमारे परिवार है वो पहले से ही राजा बनता आ रहा है। देखो आज के संदर्भ में आप बुरा मत मानना, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जैसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी बनी, फिर जो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस होड़ में है प्रधानमंत्री की, मतलब कि व्यवस्थाएं है वो कैसे कैसे है वो वंश पर जो आधारित हो रही है। लोकतंत्र आपने नाम सुना होगा, लोकतंत्र। देखो पहले लोकतंत्र था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोकतंत्र था, ऋग्वैदिक काल में लोकतंत्र था, राजा का निर्वाचन करती थी समिति। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो लोकतंत्र है वो यहाँ पर राजतंत्र बन रहा है, मतलब एक ही परिवार की पीढ़ी के लोग है वो बनते जा रही है, मतलब राजतंत्र यहाँ पर जगह ले रहा है। तो लोकतंत्र, अगर आपको कोई कहता है कि लोकतंत्र अंग्रेजों की देन है, तो बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था थी, सारे राजा का निर्वाचन करते थे, वो राजा की सुरक्षा, वो जो राजा होता था वो सबकी रक्षा करता था, अलग अलग प्रकार के पदाधिकारी थे। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि लोकतंत्र पश्चिम की देन है, तो बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र पहले से ही मौजूद है। इतने
मतलब कि आज से जो ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी कि आज 21वीं शताब्दी चल रही है, तो कितने साल हो गए? 21 और ऐड कर लो 1000 में, लगभग 3000 3500 साल पहले लोकतंत्र था। तो कोई कैसे कह सकता है कि पश्चिम की देन है? लोकतंत्र पश्चिम की देन नहीं हो सकती, लेकिन जो कुछ संस्थाएं हैं, कुछ व्यवस्था है, कुछ चंद चीजें हैं, वो शायद हमने विदेश से ली होगी, लेकिन लोकतंत्र है वो कभी भी है वो दूसरे देशों की देन या पश्चिम देशों की देन नहीं है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।